साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस YouTube चैनल एग्जाम इन्फो विद सूरज में। आज मैं आप लोगों के सामने जो क्लास 11 जो है एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का जो थर्ड चैप्टर है, जिसको खास तौर पे इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन यानी कि जो हिंदी में हम लोग बोलते हैं चुनाव एंड प्रतिनिधित्व, उसके ऊपर पूरा का पूरा नोट्स लेकर के आया हूँ, जिसमें हम खास तौर पे स्टेप बाय स्टेप बात करने की कोशिश करेंगे। जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र के प्रकार। दूसरा हम पढ़ेंगे इलेक्शन सिस्टम इंडिया के भारत में चुनावी, मैं लिख देता हूं भारत में तीसरा हम लोग पढ़ेंगे इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी यानी कि चुनाव और लोकतंत्र। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन समानुपातिक न्याय, उसके बाद रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन रिफॉर्म्स। मतलब ये 5-6 टॉपिक है जो पूरा का पूरा चैप्टर को अपने आप में क्या करने की कोशिश करता है दोस्तों, कवर करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोगों ने खास तौर पे अभी तक कॉपी और पेन लेकर के नहीं बैठे हैं तो आप लोग जाहिर सी बात है कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, क्योंकि जितने भी मैं नोट्स कराऊंगा वो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। ये फर्स्ट टाइम आप लोगों को चेक करना है रिव्यू के लिए, खास तौर पे कि जो मैं करा रहा हूँ पेपर में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आएंगे तो आप लोग खुद ही कमेंट करके क्या कर सकते हैं, थम्स अप कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले किसके बारे में, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि जो ये चैप्टर है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इलेक्शन का मतलब क्या होता है। मैं आपको वैसे जनरली एक आइडिया दे देता हूं। इलेक्शन इज अ काइंड ऑफ मेथड बाय विच each and individual citizens of any nations choose their own representative। मतलब क्या है कि भैया हर एक देश में, जिस भी देश में लोकतंत्र है वहां पर आम जनता के द्वारा अपने नेता का क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। और चुनाव के माध्यम से ही हम अपने प्रतिनिधि का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। सपोज करिए एक अमित है, ये लीडर है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का है, और यहाँ पर कोई सौरभ है। तो ये सौरभ जैसे और भी लोग होंगे जो 18 प्लस की बात करते हैं, तो ये लोग अपने मनपसंद लीडर्स का क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। किसके माध्यम से, रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, थ्रू द इलेक्शन। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब इसमें क्या लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेटिव में, थ्रू द इलेक्शन प्रोसेस द पर्सन हु इज इलेक्टेड बाय द पीपल। मैंने आपको पहले बताया कि चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग क्या करते जाते हैं, चुने जाते हैं। एंड सेंड टू देम टू द पार्लियामेंट्री असेंबली इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। दोस्तों आपको एक चीज बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा देना चाहता हूं कि जो भी हमारे भारत के अंदर सिविलियन है, जो नागरिक है, वो क्या करते हैं, अपने नेता का चुनाव करते हैं। और इस नेता का चुनाव करके हम लोग इसको कहां पर भेजते हैं, संसद में भेजते हैं। अब संसद जाहिर सी बात है, आपको पता है 3 चीजों से मिलाकर के बनाया जाता है, लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति की बात करते हैं। एक मैंने तरीका बताया था कि कौन सा हाउस बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है, एक ट्रिक भी बताया था। मैंने यहाँ पर लिखवा रखा है लोकसभा यानी कि जो छोटा है वो बड़ा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 81 आ जाएगा। राज्यसभा बड़ा है यार कि मतलब यहाँ पर आर्टिकल क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, और ये आपका 52 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी संसद के सदस्य होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमपी बोलते हैं साथी, जिसको हम लोग हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। अब वो इसलिए हम उनका चुनाव करते हैं ताकि वो हमारी समस्याओं को कहां पर रख सके, हमारी प्रॉब्लम्स को कहां पर एनलाइट कर सके। आप बात करते हो पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि आम जनता पार्लियामेंट के अंदर जाकर के पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसलिए वी नीड टू इलेक्ट आवर ओन रिप्रेजेंटेटिव थ्रू विच सिस्टम, थ्रू द इलेक्शन की बात करते हैं। अब यहाँ पर साथियों आपको क्या ध्यान में रखना है, ये टॉपिक दे रखा है वाई डू वी चूज अ रिप्रेजेंटेटिव, कि हमें अपने प्रतिनिधि क्यों चुनने चाहिए, उसके पीछे का कारण क्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए एक बार, ड्यू टू द ह्यूज पॉपुलेशन एंड द लार्ज एरिया, मतलब ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या होने के कारण और ज्यादा क्षेत्रफल होने के कारण, नॉट ऑल सिटीजन कैन पार्टिसिपेट डायरेक्टली व्हाइल द मेकिंग लॉज एंड द टेकिंग डिसीजंस ऑफ पीपल चूज रिप्रेजेंटेटिव। मतलब वही बात मैंने आपको बताया कि इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में, इतने बड़े जनसंख्याधारी देश में हर व्यक्ति चुनाव में भागीदार नहीं बन सकता। इसलिए इलेक्शन एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव का क्या करते हैं, रिप्रेजेंट यानी कि चुनाव करने का काम करते हैं। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। अब जो सवाल एनसीईआरटी में आपसे 3 मार्क्स के डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं साथियों, जिसमें हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्शन के बारे में, कि भाई चुनाव के कितने प्रकार होते हैं। इसको आप कॉपी
में नोट कर ही लीजिएगा साथियों, क्योंकि ये हर बार सवाल पूछा जाता है। अगर आप लोगों को ऐसे पता नहीं लग पाता तो आप लोग PYQ उठा करके देख सकते हैं, जो मैं करा रहा हूँ आपको वहीं पर वो चीजें देखने को मिलेंगी। तो टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि जो लोकतंत्र के क्या है प्रकार है, वो कितने तरीके के होते हैं आप सभी को पता है, दो होते हैं। एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होता है इनडायरेक्ट। ये डायरेक्ट क्या होता है, प्रत्यक्ष क्या होता है, सिटीजन take direct part in day-to-day decision and the running government with hands raised example के एंशियंट ग्रीस एंड द ग्राम सभा। मतलब यहाँ पर साथियों ये कह रखा है कि कोई भी व्यक्ति जो 18 साल का प्लस हो गया वो क्या कर सकता है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। इस चीज का आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। कैसे, मैं बता देता हूँ। भारत के अंदर भारत के अंदर जो वोटिंग एज है वो पहले कितनी थी, पहले थी 21, अब कितनी कर दी गई, 18। 61st अमेंडमेंट 1989 के तहत ये जो 21 साल उम्र थी, अब इसको घटा करके कितना कर दिया गया, 18 कर दिया गया। और जो ये आप कहते हो कि हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे वोट डालने में, आप बात करो तो ये आपका कौन सा राइट है, ये आपका पॉलिटिकल राइट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं राजनीतिक अधिकार। तो इस चीज का आपको क्या करना है साथियों, ध्यान में रखना है। इनडायरेक्ट क्या होता है, अब एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, देखिए आप नोट करते जाइएगा साथियों, क्योंकि जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो खास तौर पे अपने आप में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, जो ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है इसमें क्या होगा कि जो भी 18 साल प्लस व्यक्ति होगा, चाहे वो अमीर हो, मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, वो हर कोई क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए इसमें CM का इलेक्शन होता है, इसमें PM का होता है, इसमें आप बात करते हो MP का, MLA का, ग्राम सभा का, पंचायत का। कहने का मतलब क्या है, इसमें जिसमें आम जनता पार्टिसिपेट कर सकती है, इसको कौन सा इलेक्शन बोलते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, जिसमें आम जनता के कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिलता है, मतलब देयर इज अ नो पार्टिसिपेशन ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। कैसे, मैं ट्रायंगल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं साथियों। पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं। People send their representative and they participate in the government proceedings such as the India and England। देखिए, जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है इसमें आम जनता पार्टिसिपेट नहीं करती साथियों। क्यों नहीं करती, उसके पीछे मैं बता देता हूं कारण। यहां पर आम जनता, यहां पर CM, PM, MLA, MP, पंचायत का मुखिया, ध्यान से सुनिएगा। अब ये आम जनता है, ये तो इनमें पार्टिसिपेट कर लेंगे क्योंकि 18 प्लस की बात करते हो, तो इसको डायरेक्ट इलेक्शन बोल दिया। अब यहां पर मैं बोल देता हूं VP, NP, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है भारत के अंदर, वो किस तरीके से होता है, इनडायरेक्ट तरीके से। मतलब ये आम जनता इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। आम जनता ने जिनका चुनाव किया है, इन ये सब मिल करके इनके इलेक्शन में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करने काम करेंगे। इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। होप करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में ही 6 से 8 नंबर का सवाल लेकर के आती है। कैसे, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। इलेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया क्या होता है, द मेथड बाय विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड इलेक्शन। मतलब क्या होता है कि जिसमें आम जनता अपने नेता का क्या करती है, चुनाव करती है, और वही चुनाव के माध्यम से नेता हमारे जो भी एरिया, जो भी हमारे सर्कमस्टांसेस में जो प्रॉब्लम्स है, उसको कहां पर, पार्लियामेंट के अंदर, सेशन के अंदर, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, वो क्या करते हैं, हाईलाइट करने का काम करते हैं, जिसके माध्यम से हमारी समस्याओं को वो उजागर करते हैं और सॉल्व आउट करने की बात करते हैं। अब बात करते हैं साथियों नेक्स्ट पे, ये क्या दे रखा है, इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी। मैंने आप लोगों को जब चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड कराया था, कॉन्स्टिट्यूशन हाउ एंड व्हाई एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन कराया था, उसके साथ साथ राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आप लोगों को मैंने पढ़ाया था किसके बारे में साथियों, DCR के बारे में। तो ये डी से क्या होता है सॉरी साथियों, यहाँ पर डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं, और किसके बारे में बात करते हैं, राइट्स के बारे में बात करते हैं। ये कहां पर पॉसिबल है, इलेक्शन तो मोनार्की सिस्टम में भी देखने को मिलता है, लेकिन मोनार्की में खास तौर पर राजा क्या करेगा, अपने हिसाब से चुनाव, हारा हुआ भी रहेगा तो वो जीतेगा। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, जिसको सबसे ज्यादा मेजोरिटी में होंगे वही उनकी क्या होगी, सरकार बनेगी। जैसे हम लोग क्या बोल देते हैं, FPTP, जिसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट विच इज टेकन फ्रॉम द ब्रिटेन या इंग्लैंड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। जैसे बोथ इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी आर द टू साइड ऑफ अ कॉइन। जैसे मान लीजिए एक सिक्का है,
तो एक सिक्के को आप उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, आना तो कंपलसरी है। तो वैसे ही जिस भी देश में डेमोक्रेसी है वहां पर आपको इलेक्शन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और जहां पर इलेक्शन होगा वहां पर डेमोक्रेसी है। मतलब दोनों एक सिक्के के पहलू है, आप दोनों में से किसी को हटा नहीं सकते। डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन इज इनकम्प्लीट, मतलब कि जो लोकतंत्र है वो बिना चुनाव के अधूरा है, और डेमोक्रेसी हैज नो इंपॉर्टेंसेस विदाउट इलेक्शन, और लोकतंत्र का जो महत्व है बिना चुनाव के कुछ है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, एक को आप हेड मान लीजिए इलेक्शन को, और डेमोक्रेसी को क्या मान लीजिए, टेल मान लीजिए। मतलब क्या है, दोनों एक तरीके से सिक्के के रूप में क्या करने का काम करते हैं साथियों, काम आने का काम होता है। देख लीजिए। अब बात कर लेते हैं इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। क्या वाकई में भारत के अंदर जो इलेक्शन सिस्टम है बायस तरीके से काम करता है, नॉन बायस तरीके से काम करता है? तो अभी आपने रिसेंट में सुना भी होगा कि हमारे भारत के अंदर जो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से कितनी बड़ी गड़बड़ी हमें देखने को मिली। किस चीज में, वोट चोरी को लेकर के जो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये वॉइस रेज किया गया अगेंस्ट द बीजेपी गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड फाइनली election commission has woke up and he said that we can't provide the personal information of the every civilians of the nation who exists in the society। मतलब कि भारत के अंदर हम जितने भी हमारे वोटर्स हैं, हम उनके आइडेंटिटी को हम सबके सामने ऑन कैमरा नहीं रख सकते, ऑन डाटा हैंडलिंग नहीं करा सकते, क्योंकि उनका जो पर्सनल मुद्दा है वो क्या हो सकता है, लीक हो सकता है। तो ये तो बात का कुछ मतलब था नहीं। खैर हम इसमें अब चेक करते हैं आगे क्या दे रखा है। अब बात कर लेते हैं इलेक्शन सिस्टम में इंडिया। सबसे पहले तो आपको जानना ये जरूरी हो जाता है, भारत के अंदर 1950 में जो इलेक्शन कमीशन है वो बना दिया गया था। और यहां से जो आपके सवाल बनेंगे, आपके दो सवाल बनेंगे। सबसे पहला फर्स्ट चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो आपको नाम ध्यान में रखना है सुकुमार सेन। और अभी का आपको करंट में ध्यान रखना है ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार से पहले कौन थे, राजीव कुमार की बात करते हैं। आप सभी को पता है जो इलेक्शन कमीशन में कितने मेंबर होते हैं, 3 मेंबर होते हैं, जिसमें एक हेड होता है और 2 क्या होता है, सब हेड की बात करते हैं। जो एक हेड है उसको क्या बोलते हैं, ज्ञानेश कुमार। जो 2 सब हेड, एक का नाम है विवेक जोशी और दूसरे का नाम है खासतौर पर सुखवीर सिंह संधू। तो कहना है ट्रिपल एस अपना नाम ध्यान में रखना है। तो ये 3 भारत के अंदर क्या है, अभी के टाइम पर कमेटी के रूप में, मेंबर के रूप में काम कर रहे हैं। अभी क्या लिखा हुआ है देख लीजिए एक बार। द सिस्टम ऑफ कंडक्ट एन इलेक्शन हैज बीन डिस्क्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया। कहने का मतलब क्या है, भारतीय संविधान में जो चुनाव है उसका मेंशन पूरा का पूरा किया जा चुका है कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन अपने पोस्ट पर बैठी हैं तो इलेक्शन कमीशन काम करेंगे। आप सभी को पता है जो इलेक्शन कमीशन है उसका जो आर्टिकल है 324 से लेकर के 329 आर्टिकल तक पूरा मेंशन है कि पोस्ट से लेकर के उसके पावर, उसके फंक्शन तक मेंशन दे रखा है। आगे देखा हुआ इलेक्शन कमीशन हैज रूल्स हैव आल्सो बीन डिस्क्राइब। कहने का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन तो मनमानी करेगी, नहीं, इलेक्शन कमीशन के पावर्स एंड लिमिटेशंस भी क्या किए गए हैं दोस्तों, यहां पर ध्यान में रखा गया है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपको मैं बता देती, आपको नोट करना है साथियों। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि अगर आप लोग नोट नहीं करते तो आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम होगी। एक बार आपने नोट तैयार कर लिया, फिर आपको रिवाइज करने के लिए आपको बस समय चाहिए होगा, बाकी कहीं से आपको नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, चुनाव और प्रतिनिधित्व। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या काम करती है। प्रिपरेशन ऑफ द वोटर लिस्ट, कि जितने भी हमारे भारत के अंदर जो एरिया रिक्रूट किए जाते हैं, एरिया डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जो बांटा जाता है, उसमें हर एक ब्लॉक के हिसाब से पूरे जितने हमारे वोटर्स होते हैं उसका जो लिस्ट वो कौन तैयार करती है, इलेक्शन कमीशन तैयार। तभी आपने देखा होगा इलेक्शन वाले दिन सबसे पहले क्या किया जाता है, आपको बूथ नंबर दिया जाता है, उससे पहले किसके हिसाब से, आपके मोहल्ले के हिसाब से, आपके ब्लॉक के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, एड्रेस के हिसाब से आपका लिस्ट तैयार किया जाता है। गेटिंग इलेक्शन डन फंक्शंस, मतलब कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा इन फंक्शंस को क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्क विदाउट एनी प्रेशर। देखिए साथियों, हम लोग जो किताब में पढ़ते हैं ना उसका कभी कभार उल्टा हो जाता है। अगर ये विदाउट प्रेशर का काम करता तो क्या पता बीजेपी गवर्नमेंट नहीं होती, क्योंकि जितना वोट चोरी आपको देखने को मिले 2025 में जो मुद्दा उठाया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, हाथ छाप के द्वारा, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं प्रेशर के रूप में काम करने का काम किया किसने, इलेक्शन कमीशन ने। तो जरूरी नहीं है कि जो हम किताबों में पढ़ते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में वही है। आप सभी को पता है कि डे टू डे लाइफ में चल क्या रहा है और कौन क्या सरकार कैसे काम कर रही है आम जनता को भी पता है, लेकिन बेचारे कर कुछ नहीं सकते। अगर हम लोग उसको नहीं चुनेंगे दूसरे सरकार को चुनेंगे, क्या पता उससे सरकार वो ज्यादा खराब हो।
तो इंसान फंस जाता है। अब बात करते हैं डेमोक्रेसी के नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोकतंत्र है उसका सिर्फ सकारात्मक फायदा ही है, उसके नकारात्मक भी एस्पेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। जैसे इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि द इलेक्शन कमीशन विल वर्क विदाउट प्रेशरली की बात करते हैं कि भैया जो भी हमारे भारत के अंदर चुनाव आयोग के सदस्य हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, वो 3 हो आप बात करोगे, वो बिना किसी के प्रेशर के अपने इंडिपेंडेंट स्वतंत्र तरीके से क्या करेंगे, काम करने का काम करेंगे, जिससे कि हमारे भारत के अंदर जो लोगों का ये विश्वास बना रहे कि हाँ इलेक्शन कमीशन अभी भी क्या है एग्जिस्ट करती है, खास तौर पे किस चीज के लिए, ईमानदारी के लिए, जो लोगों की उम्मीद है उस पर बरकरार रहती है। आगे चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन हैज बीन डिस्क्राइब इन संविधान। आप सभी को पता है, मैंने अभी आपको बताया था 324 से लेकर के 329 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उसमें मेंशन है। एंड द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन आर आल्सो डिस्क्राइब्ड कि हमारे भारत के अंदर जो संविधान दिया गया है वो इलेक्शन कमीशन के अधिकार को भी क्या करता है, खास तौर पे प्रमोट करने का काम करता है, उसका मेंशन स्पेसिफाई कर रखा है। आगे चलते हैं। A party gets the same percentage in the seats of the proportion it gets। कहने का मतलब क्या है कि हमारे भारत के अंदर कि अगर दो पार्टी है उसको सेम वोट मिल गए तो उस टाइम पर फिर क्या किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा डिसीजन लिया जाता है कि किस पार्टी को सत्ता में लाया जाए, किसको नहीं लाया जाए। इस चीज का आपको ध्यान में रखना। उसके साथ साथ यहाँ पर कैंडिडेट अहेड द अदर इज द विनर। कहने का मतलब जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, जो सबसे आगे होगा, वही क्या कहलाएगा, वही खास तौर पे विजयी कहलाएगा। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। जैसे FPTP फर्स्ट पास द पोस्ट। और हमारे भारत के अंदर वन मैन वन वोट के जो प्रणाली है ये भी ब्रिटेन से और ये भी ब्रिटेन से लिया गया। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 324 जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देयर विल बी एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, 3 मेंबर्स, 1 चीफ एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। मिस्टर सुकुमार सेन ये पहले थे जब हमारे भारत के अंदर EC बनाया गया था। एंड द फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आपसे नाम पूछा जाएगा तो भारत के पहले चुनाव आयोग के नाम बताएं तो आपको सुकुमार सेन बताना। अगर करंट का बताया तो ज्ञानेश कुमार। अगर ज्ञानेश कुमार से पहले का भी बताया तो आपको क्या ध्यान में रख लेना है, वो ध्यान में रख लेना है आपको राजीव कुमार। देखिए मैं बता देता हूं आपको यहाँ पर। जैसे 1950 में इलेक्शन कमीशन को बनाया गया तो फर्स्ट कौन थे, सुकुमार सेन। करंट में 2025 में कौन है, ज्ञानेश कुमार, सुखवीर सिंह संधू, विवेक जोशी। ज्ञानेश कुमार से पहले अगर आपसे कोई पूछे तो आपको क्या ध्यान में रखना, राजीव कुमार। ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी। इसके साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों किसके बारे में, FPPS के बारे में। अब यहाँ पर दिस सिस्टम इज डिराइव फ्रॉम द इंग्लैंड इन इंडिया। ये सिस्टम कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से हमारे भारतीय संविधान में ऐड किया गया है। इन विच द होल कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ज्योग्राफिकल। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं, मतलब समानुपातिक न्याय। इसमें क्या होता है, कंट्री इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉल। जैसे हमारा ये भारत है, सपोज करिए भारत है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिवाइडेड इनटू स्मॉल ज्योग्राफिकल यूनिट्स। मतलब इसको कई भागों में हम लोग क्या कर देते हैं इलेक्शन के टाइम पर। तभी तो आप देखते होंगे इतने चरण में, एक यहाँ पर स्टेजेस में क्या हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, कल वहां पर होगा, इतने तारीख को यहाँ पर होगा। तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि हमारे भारत के अंदर जो पॉपुलेशन है ये कहीं ना कहीं आपको ज्यादातर देखने को मिलता है। वर्ल्ड में क्या है, नंबर 1 की बात करते हैं। ज्योग्राफिकल यूनिट्स कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में हमारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दी जाती है जहां पर चुनाव करवाया जाता है। देयर इज अ वन विनर फ्रॉम द ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज। मतलब मान लीजिए स्वरूप नगर है, अब स्वरूप नगर है कहां पर, दिल्ली की बात करते हैं। अब स्वरूप नगर में 10 कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कॉन्स्टिट्यूएंसी एक है, कैंडिडेट कितने 10 है, तो जाहिर सी बात है जीतेगा कौन, एक जीतेगा 10 जीतेगा, एक ही जीतेगा, कॉमन सी बात है। तो ऐसे ही एरियाज को मिला करके डिपेंड करता है कि वहां की जनसंख्या कितनी है, उसके हिसाब से उस एरिया को क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। द कैंडिडेट विद द मोस्ट वोट्स विन। कहने का मतलब फिर हमारे भारत के अंदर कौन सा सिस्टम अपनाया जाता है, FPTP वाला, कि जिस भी 10 कैंडिडेट में से जिसको भी सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो क्या होगा, विल गेट मेजोरिटी।